ये सवाल ट्विंस का ध्यान खींच गया क्योंकि उन्हें मूल रूप से फादर शब्द का मतलब ही नहीं समझ आ रहा था। इसलिए वो टाकुमी को बड़े क्यूरियस नजरों से देखने लगे और उससे इसके बारे में पूछने लगे। टाकुमी ने उनके सवाल का मतलब समझ लिया और जान गया कि उन्हें अभी तक फैमिली का मतलब भी नहीं पता, क्योंकि हाल ही तक वो जंगल के बीच में अकेले रहते थे, सिर्फ एक दूसरे पर निर्भर रहकर। इसलिए वो बैठ गया और धीरे धीरे उन्हें समझाया कि फैमिली का मतलब है वो लोग जो तुम्हारी रक्षा करते हैं, तुम्हारी केयर करते हैं और चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हारे साथ रहते हैं। उसने ज्यादा जटिल डिटेल्स में नहीं गया, लेकिन आखिर में शांत मुस्कान के साथ उसने कहा कि अब वो एक फैमिली हैं और यही सबसे ज्यादा मायने रखता है। बस ये एक वाक्य काफी था कि ट्विंस मुस्कुरा पड़े और उसके करीब आ गए, जैसे पहली बार उन्हें सच्ची स्थिरता का एहसास हो रहा हो। अगले दिन उन्होंने फैसला किया कि नई सिटी में एडवेंचरर्स गिल्ड देखने जाएंगे। जैसे ही वो अंदर घुसे, रिसेप्शनिस्ट पूरी तरह स्तब्ध रह गई जब उसने देखा कि टाकुमी एक रैंक है। वो बार बार उस कार्ड को घूर रही थी जैसे यकीन ही नहीं हो रहा हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब उन्होंने साझानामी डंजन की डिस्कवरी के बारे में सुना तो गिल्ड के अंदर का माहौल पूरी तरह उलट पुलट हो गया। रिसेप्शनिस्ट बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई और वो टाकुमी से हर छोटी छोटी डिटेल पूछती रही। आखिरकार टाकुमी ने उसे पूरी कहानी बता दी, शुरुआत से लेकर जब उन्होंने एंट्रेंस ढूंढा और फिर फ्लोर्स की पहली एक्सप्लोरेशन तक। बताते चलें कि नई सिटी का नाम बाय था, एक बहुत एक्टिव कोस्टल सिटी जो मूवमेंट, कॉमर्स और टूरिज्म से भरी हुई थी। आइजैक की रिकमेंडेशन से वो मिस्टर रिस्नर से मिले जो उनके बड़े भाई थे। उन्होंने उन्हें गर्मजोशी से वेलकम किया क्योंकि उन्हें आइजैक से पहले ही उनके बारे में पता चल चुका था। जब टाकुमी ने उन्हें डंजन डिस्कवर करने की बात बताई तो वो इंसान बेहद एक्साइटेड हो गया, क्योंकि उसके इलाके में नया डंजन आने से पूरी सिटी की इकोनॉमी बदल सकती थी। इस दुनिया में डंजन को सच्चा खजाना माना जाता है क्योंकि वो हर तरफ से एडवेंचरर्स को अपनी तरफ खींचते हैं। इसका मतलब होता है ज्यादा विजिटर्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स और मर्चेंट्स के लिए ज्यादा बिजनेस। और आधुनिक कम्युनिकेशन के बिना भी इस दुनिया में खबरें डरावनी तेजी से फैलती हैं, खासकर एडवेंचरर्स के बीच। लेकिन टाकुमी अभी भी फेम से दूर रहना पसंद करता था, इसलिए उसने रिस्नर से कहा कि वो न तो उसका नाम और न ही ट्विंस का नाम ऑफिशियल रिपोर्ट्स में लिखें। रिस्नर ने उसकी इच्छा का सम्मान करते हुए हामी भर दी, लेकिन बताया कि जो रिपोर्ट्स आखिरकार किंग तक पहुंचेंगी उनमें पूरी डिटेल्स हो सकती हैं, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर था जिसे करना जरूरी था। मामला थोड़ा शांत हो गया जब रिस्नर ने उन्हें अपने घर पर लंच के लिए इनवाइट किया। वहां उन्होंने उनकी वाइफ ओलिविया से मुलाकात की, जो बहुत जेंटल और गर्मजोशी से वेलकम करने वाली लेडी थी। और वहां उन्होंने उनके 2 छोटे ट्विन बच्चों से भी मुलाकात की, जो बेहद प्यारे थे और जिनके नाम थियोडोर और लैटिस थे। जैसा उम्मीद थी, टाकुमी के ट्विन्स बहुत खुश हो गए, क्योंकि ये पहली बार था जब उन्हें अपनी उम्र के बच्चों से मिलने और नेचुरल तरीके से इंटरैक्ट करने का मौका मिला। शुरू में हालांकि वो बहुत शर्मीले थे, इतना कि वो टाकुमी के पीछे छिप गए और सावधानी से उनकी तरफ झांक रहे थे। उनका लुक इतना इनोसेंट था कि कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था कि इन 2 बच्चों के पास ऐसी पावर है जो किसी प्रोफेशनल एडवेंचरर को भी डरा सकती है। टाकुमी ने धीरे से आगे बढ़कर बताया कि ट्विन्स किसी से पहली बार मिलने पर नर्वस हो जाते हैं। थियोडोर और लैटिस ने स्थिति समझी और उन्होंने उनसे धीरे धीरे और बिना किसी प्रेशर के बात करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे माहौल गर्म होता गया, खासकर जब सब टेबल पर बैठ गए। वहां टाकुमी ने मौका उठाया और एक स्पेशल डेजर्ट निकाला जो ट्विन्स को बहुत पसंद था। उसकी अपनी ओरिजिनल रेसिपी, स्लाइम जेली। डेजर्ट रंग बिरंगा, ट्रांसपेरेंट और आकर्षक तरीके से चमक रहा था और उसका टेस्ट हल्का और रिफ्रेशिंग था। जैसे ही रिस्नर के बच्चों ने उसे टेस्ट किया, उनकी आंखें चमक उठीं और उन्होंने तुरंत टाकुमी से पूछा कि उन्होंने इसे कैसे बनाया। खाना और डेजर्ट ने शर्म की दीवार को जल्दी ही तोड़ दिया और जल्द ही चारों बच्चे गार्डन में साथ खेलने लगे। सिंपल गेम्स ट्राई कर रहे थे और जोर जोर से हंस रहे थे। टाकुमी दूर से उन्हें देख रहा था और उसे अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था, जैसे वो एक झलक देख रहा हो उस साधारण जिंदगी की जो शायद होती अगर चीजें अलग तरह से हुई होती। खेलते खेलते ट्विन्स धीरे धीरे अपना दिल खोलने लगे और पहली बार अपनी उम्र के बच्चों से इंटरैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। और इससे उन्हें सिंपल लेकिन बहुत जरूरी चीजें सीखने को मिली, जैसे शेयरिंग, कोऑपरेटिंग और बिना डर या सावधानी के हंसना। टाकुमी उस सीन को देखकर चुपचाप मुस्कुरा रहा था। उसे लग रहा था कि जितनी थकान और खतरे वो झेल चुका था, वो इस पल के लिए काबिल थे। ट्विन्स को नॉर्मल लाइफ जीते देखना, भले ही सिर्फ थोड़ी देर के लिए। ये बात नोबलमैन को बहुत हैरान कर गई, क्योंकि हालांकि स्लाइम मटेरियल पॉइजनस नहीं था, लेकिन इस दुनिया में किसी ने कभी इसे कैंडी बनाने के बारे में नहीं सोचा था। रिस्नर ने इसे स्किल्ड मर्चेंट की नजर से देखा, आइडिया तुरंत समझ लिया और फैसला कर लिया कि वो रेसिपी को बहुत रिस्पेक्टेबल अमाउंट में खरीद लेंगे। न सिर्फ वो, बल्कि उन्होंने सर्वेंट्स को एक डेडिकेटेड जगह तैयार करने का ऑर्डर भी दे दिया और सीरियसली स्लाइम फार्म प्रोजेक्ट के बारे में सोचने लगे। कुछ ऐसा जैसे पोल्ट्री फार्म, लेकिन अंडों की जगह जेली। सच कहें तो वो इंसान ऐसा लग रहा था कि अगर चाहे तो पूरा मार्केट अपने कब्जे में ले सकता है,
लेकिन वो चीजें शांति से आगे बढ़ाना पसंद करता था। खैर, रिस्नर ने उन्हें अपने मैनर में एक रूम ऑफर किया पूरे स्टे के दौरान और टाकुमी से परमिशन भी मांगी कि उसके अपने बच्चे ट्विंस के साथ खेल सकें। नेचुरली टाकुमी ने बिना हिचकिचाहट के हामी भर दी। आने वाले दिन बहुत खूबसूरत थे, खेल, हंसी और 4 बच्चों की देखभाल से भरे हुए। वे साथ में सिटी घूमते, शॉप्स में जाते, नई फूड्स टेस्ट करते और ओपन स्क्वायर्स में खेलते। दूर से कोई भी उन्हें देखकर कभी कल्पना नहीं कर सकता था कि ये बच्चे प्रोफेशनल एडवेंचरर्स से भी ज्यादा स्ट्रांग हो सकते हैं। लेकिन वो शांतिपूर्ण माहौल थोड़ा बदल गया जब रिस्नर ने उन्हें सिटी के सबसे महत्वपूर्ण मर्चेंट्स में से एक से इंट्रोड्यूस करने का फैसला किया। जैसे ही टाकुमी ने उसे देखा, उसने उसके कपड़ों पर एक फेमिलियर एम्ब्लम नोटिस किया। शुरू में उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ पलों बाद उसे याद आया कि ये वही सिंबल था जो उस शिप पर देखा था जो मरमेड विलेज के पास डूब गया था। इसलिए टाकुमी ने सावधानी से उससे इसके बारे में पूछा, बिना मरमेड्स का जिक्र किए। मर्चेंट ने कंफर्म किया कि हाँ, उसकी एक शिप समुद्र में हाल ही में डूब गई थी। सौभाग्य से क्रू के सभी सदस्य बच गए थे, लेकिन लॉस बहुत बड़ा था और कंपनी को सीरियस लीगल ट्रबल में डालने वाला था। टाकुमी, जो हमेशा खुद पर अटेंशन खींचने से बचता था, खुद को फिर से एक ऑकवर्ड स्थिति में पाया। थोड़ी हिचकिचाहट और शर्मिंदगी के बाद उसने चुपचाप मर्चेंट को बताया कि वो ही था जिसने शिप को वापस लाया था। वो इंसान वहीं फ्रीज हो गया क्योंकि शिप बहुत दूर तट से डूबा था, ऐसी जगह जहां आसानी से कोई नहीं पहुंच सकता था। फिर भी टाकुमी ने इसे ऐसे बताया जैसे कोई बहुत साधारण बात हो। बिना ज्यादा प्रिम्बल के टाकुमी ने उसे बताया कि वो शिप को सब कुछ समेत वापस कर सकता है और उसे नहीं पता कि कार्गो अभी भी यूजेबल है या नहीं, तो मर्चेंट को खुद फैसला करना होगा कि वो अच्छी कंडीशन में है या नहीं। उस पॉइंट पर मर्चेंट की आंखें लगभग डरावने तरीके से चमक उठीं, इतना कि रिस्नर ने खुद हैरानी से पूछ लिया, इस सब के बदले में तुम क्या मांगोगे? टाकुमी घबरा गया क्योंकि उसने कभी कुछ मांगने का इरादा ही नहीं रखा था, लेकिन नोबल्स और मर्चेंट्स की दुनिया में लोग अलग सोचते थे और ऐसा लगता नहीं था कि कोई इतनी बड़ी चीज बिना कंपेंसेशन के दे दे। फिर भी टाकुमी ने शिप बिना कुछ मांगे वापस कर दी। मर्चेंट ने उसे गर्मजोशी से थैंक किया और बताया कि शिप के अंदर एक बेहद रेयर फेयरी जेम था जिसे वो पूरी तरह रिकवर करने की उम्मीद छोड़ चुका था, लेकिन शिप के वापस आने से वो अपने सारे लॉसेस रिकवर कर पाया। ये स्थिति ट्विंस को कंफ्यूज कर गई क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कोई चीज मालिक को बिना पेमेंट मांगे क्यों लौटा दे। टाकुमी ने मौके का फायदा उठाया और उन्हें एक महत्वपूर्ण लेसन सिखाया कि चोरी गलत है और जो कुछ भी वो पाएं जो उनका नहीं है उसे मालिक को वापस करना चाहिए, चाहे वो कितना भी छोटा हो। हालांकि टाकुमी ने कुछ नहीं मांगा था, फिर भी मर्चेंट ने उसे रिवॉर्ड देने पर जोर दिया और उसे अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स का फुल टूर ऑफर किया। उस टूर में बहुत रेयर आइटम्स थे, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण कॉफी था, जो कैफीन लव करने वालों के लिए सच्चा खजाना थी। उसने उसे लग्जरी स्पाइसेस का कलेक्शन भी दिया, जिस पॉइंट पर टाकुमी ने घोषणा कर दी कि वो खुद डिनर तैयार करेगा और मेन डिश करी होगी। नतीजा नेचुरली वैसा ही था जैसा उम्मीद था। मैनर में हर कोई खाने के टेस्ट से पूरी तरह शॉक हो गया, यहाँ तक कि शेफ खुद लगभग घुटनों के बल टाकुमी के सामने गिर पड़ा और उससे अप्रेंटिस बनने की भीख मांगने लगा। टाकुमी हंसा और बोला कि वो एक एडवेंचरर है, शेफ नहीं, और जो कुछ वो जानता है वो सिर्फ अपनी होमलैंड की कुछ रेसिपीज हैं। नए बेकर के साथ भी यही हुआ, जो उन अजीब रेसिपीज से स्तब्ध था और उन्हें यूज करने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। कुछ समय बाद टाकुमी को थोड़ा गिल्ट फील होने लगा कि वो अपने फैमिलियर्स को इतनी देर अकेला छोड़ दिया है, इसलिए उसने दोपहर में उन्हें वॉक पर ले जाने का फैसला किया। लेकिन वो शांतिपूर्ण सैर जल्द ही उलट पुलट हो गई जब उसे कुछ ठगों का ग्रुप मिला जो उसे मारने, बच्चों को किडनैप करने और ब्लैक मार्केट में बेचने का इरादा रखते थे। नेचुरली बैटल शुरू होते ही तय हो गई थी। ठगों को तेजी से हरा दिया गया। टाकुमी वहां नहीं रुका, बल्कि उनकी हाइडआउट तक ट्रैक किया, बाकी गैंग को भी मिटा दिया, किडनैप की गई महिलाओं को फ्री किया और वो सारा पैसा ले लिया जो वो छिपा कर रखे थे। उसके बाद उन्होंने ब्लैकस्मिथ से ऑर्डर किए गए पेंडेंट्स और इक्विपमेंट कलेक्ट किए, क्योंकि उन्हें डंजन के बाकी हिस्से एक्सप्लोर करने के लिए जरूरत थी। ये काम पूरा होने के बाद और मरमेड्स से अपने फैमिलियर्स के लिए नए ब्रेसलेट्स रिक्वेस्ट करने के बाद वो उस जगह वापस लौटे जहां से ज्यादा फ्लोर्स ओपन करना शुरू किया। नेचुरली इससे नए और लगातार बैटल्स में खींच लिया गया और सवाल ये था कि क्या वो हार सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं, उल्टा वो पूरी आसानी से आगे बढ़े और जब ट्रैप में फंसे भी तो सिर्फ मामूली मुश्किल से निकल आए, जैसे फेट खुद उनका साथ दे रही हो। जब आखिरकार वो बॉस चैम्बर पहुंचे तो पता चला कि बॉस कोई और नहीं बल्कि एक छोटा क्राकेन था, और अगर ये छोटा था तो बड़ा वाला कैसा होगा। खैर, उन्हें उस मॉन्स्टर का सामना करना पड़ा जिसकी टेंटिकल्स लगभग हर अटैक के बाद रिजेनरेट हो जाती थीं, जिससे लगता था कि ये दुश्मन कभी हार नहीं सकता। लेकिन पता चला कि इसकी एक वीकनेस थी, इसे ओवरवेलमिंग नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव अटैक्स से अटैक करना पड़ता था ताकि उसे लिम्ब्स रिजेनरेट करने का चांस ही न मिले, और ठीक यही उन्होंने किया।
टीम के हर मेंबर ने अपनी पूरी स्ट्रेंथ फाइनल असॉल्ट में झोंक दी और उन्होंने अपने अलग अलग एलिमेंट्स को भी साथ में कंबाइन किया। इस तरह उन्होंने बॉस को डिफीट कर दिया और ट्रेजर क्लेम किया, जो एक बहुत पावरफुल स्वॉर्ड था जो फायर मैजिक से चार्ज्ड था। कुछ समय बाद जब वो रिस्नर मैनर वापस लौटे तो एलन और एलेना अपने नए दोस्तों को अपनी लेटेस्ट एडवेंचर की हर डिटेल बता रहे थे। अजीब बात ये कि वहाँ उन्हें रॉबिन और आइजैक मिल गए। दोनों उन्हें कैपिटल ले जाने आए थे ताकि किंग से मुलाकात हो सके। हाँ, अपनी अननोटिस्ड रहने की सारी कोशिशों के बावजूद टाकुमी अब भी स्टोरी का हीरो था और उसने अपने अचीवमेंट्स की वजह से अपना नाम पैलेस के हॉल्स तक पहुंचा दिया था। शुरू में उसे किंग ऑफ गार्डिया से मिलने का आइडिया ज्यादा पसंद नहीं आया, क्योंकि उसे पता था कि इतनी पावर वाले किसी से डील करना अतिरिक्त ट्रबल ला सकता है, लेकिन साथ ही वो इनकार भी नहीं कर सकता था। ट्विंस से कंफर्म करने के बाद कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मान गया। इसलिए एलन और एलेना ने बले में अपने आखिरी दिन नए दोस्तों के साथ एंजॉय किए। उसी समय टाकुमी ने रॉबिन, आइजैक और रिस्नर के साथ बातचीत के दौरान एक बहुत इमोशनल मोमेंट गुजारा, जब उन्होंने उसे बताया कि हालांकि ब्लड से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ट्विंस के साथ उसने जो फैमिली बनाई है वो उन्होंने कभी देखी सबसे खूबसूरत फैमिलीज में से एक है। धीरे धीरे टाकुमी पिछले महीनों में एलन और एलेना के साथ जो कुछ भी गुजरा था वो सब याद करने लगा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे जब उसे एहसास हुआ कि जैसे उसने उनकी रक्षा की और शायद उन्हें एक डरावने फेट से बचाया, वैसे ही उन्होंने भी उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल दी है। अगले दिन आखिरकार कैपिटल जाने का समय आ गया। हालांकि ट्विंस ने शुरू में जोर दिया कि वो पीछे रह जाएं ताकि नए दोस्तों से अलग न होना पड़े, लेकिन उन्हें समझ आ गया कि अल्टरनेटिव का मतलब टाकुमी से अलग होना होगा और वो कभी नहीं होने देंगे। इसलिए उनकी कैपिटल की यात्रा शुरू हो गई, जहां नई चुनौतियां उनका इंतजार कर रही थीं और उनसे भी बड़ी चीजें। यह कहानी के एडवेंचर्स का अंत है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह पसंद आई और आपने इसे एडमायर किया। अगर आप सेकंड सीजन चाहते हो तो कमेंट्स में जरूर बताना और जाने से पहले लाइक बटन दबाना न भूलना हमें सपोर्ट करने के लिए। सब्सक्राइब कर लो ताकि चैनल पर आने वाले और एपिसोड्स फॉलो कर सको। नोटिफिकेशन बेल एक्टिवेट कर दो जिससे हर नई एनिमे रिलीज की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।